हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या ओम प्रकाश। आज हम एसएससी का लाडला टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि मैम हम इस टॉपिक को लाडला टॉपिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीए हो, एमटीएस हो, जीडी हो, उन सारे ही एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। मिनिमम क्वेश्चन की जो वेटेज है वो लगभग आपके 2 to 3 रही है। एंड अगर मैं मैक्स वेटेज की बात करती हूँ तो 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं इस एक टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। विच मीन्स अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखते हैं ना तो आपके 2 to 3 क्वेश्चन या फिर 4 to 5 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम इस लेक्चर में समझेंगे क्या, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। राइट, हम समझेंगे पार्ट 3 के बारे में कि पार्ट 3 होता क्या है। अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको पता ही होगा कि पार्ट एक तरीके का क्या है, चैप्टर है। ठीक है, किसका चैप्टर है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे आर्टिकल्स करते हैं। और आर्टिकल्स क्या हैं? एक तरीके के सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स का मतलब अब क्या हो गया, जैसे आपने भी कभी ना कभी तो कोई किताब पढ़ी होगी, तभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना। बिल्कुल सही। जब आप कोई चैप्टर ओपन करते हो तो चैप्टर जो है वो फर्दर क्या होता है, सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सिमिलरली पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हर एक राइट का इंडिविजुअल आर्टिकल पढ़ते हैं और उस इंडिविजुअल आर्टिकल के अंदर उसके सब जो पार्ट्स है उन सबको अच्छी तरह हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे ना एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि पार्ट 3 के अंदर कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो हमें पढ़ने होते हैं या फिर कौन से आर्टिकल्स पार्ट 3 के अंदर आते हैं। तो उस चीज़ के लिए याद रखिएगा कि जो आपका पार्ट 3 है उसके अंदर आर्टिकल 12 to 35 हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। बट अगर यही क्वेश्चन को मैं मोल्ड करके आपसे पूछ लूं कि भाई फंडामेंटल राइट्स के अंदर कितने आर्टिकल्स है, तो वहीं आप बोलोगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं एंड 32 पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक ये दोनों पॉइंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ देयर इज अ पॉइंट दैट इज जर्नी फ्रॉम 7 to 6 फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आज भी कुछ बच्चों से पूछ लेती हूँ कि भाई हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो वो बोलेगा कि मैम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है। ऐसा नहीं है। राइट नाउ करंटली आफ्टर 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट हमारे पास जो है 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। अब ये 7th फंडामेंटल राइट क्या था, क्यों इसको हटाया गया, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। यस, सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब ये ओवरव्यू किसके बारे में है, मैंने आपको क्या कहा, पार्ट 3 के बारे में। सो पार्ट 3 जो है उसके अंदर कहाँ से आर्टिकल्स है, 12 to 35 आर्टिकल्स है जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, अनदर पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हमने ये कहाँ से बोरो किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया है कि हमारे पास मौलिक अधिकार होने चाहिए, हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। किससे लिया है, तो वो हमने यूएसए से लिया है। अंडरस्टूड, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब एक और बात साथ ही समझ लीजिए, मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, ऐसे अधिकार जो आपके जन्म होते ही आपको दे दिए गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आप थोड़े बड़े हुए फिर कहा कि आप ये काम अच्छा कर रहे हो, चलो ये आपके अधिकार है। नहीं, आपने भारत में जन्म लिया और तभी आपको ये सारे अधिकार जो हैं दे दिए गए। इन्हीं को हम मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यही सारे अधिकार क्या होते हैं, जस्टिसिएबल। नाउ व्हाट इज जस्टिसिएबल, मान लो कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है,
अब हम मैं ना राइट का एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, आगे आप ना एक राइट पढ़ोगे, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हम भारतीयों को, हर एक भारतीय, मुझे, आपको, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सबको क्या है, बोलने का अधिकार है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस बोलने के अधिकार पे किसी ने रोक लगा दी या किसी ने आपको बोलने से मना कर दिया, तो वो क्या है, एक तरीके का वायलेशन है आपके मौलिक अधिकारों का, है ना वायलेशन। उसी वायलेशन के केस में आप किसके पास जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मेरे अधिकार का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। अंडरस्टूड। सो आपको एक चीज पता लगी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपको पैदा होते ही मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पैदा होते मिल जाते हैं, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एनफोर्स्ड राइट्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल। अंडरस्टूड। द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे एसएससी क्वेश्चन फॉर्म करेगा एंड आपसे डेफिनेटली पूछेगा, तो प्लीज इसको अपनी नोटबुक्स में फटाफट से मार्क कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सड़क पे जा रही हूँ और मैंने सड़क पे किसी को भी देखा और उसको एब्यूजिव वर्ड्स बोल दिए, ठीक है, उसको गाली दे दी, ठीक है, कुछ उसके कैरेक्टर को देख या फिर उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के कुछ गंदा बोल दिया। नहीं, ऐसा भी अधिकार नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें दिए तो गए हैं, एनफोर्स्ड भी हैं, जस्टिसिएबल भी हैं, बट इन पे थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे जाकर या तुम लोगों को ही कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, नहीं, मेरे पे फंडामेंटल राइट्स हैं तो मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और इसी चीज को क्या बोला जाता है, दैट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, कि रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, लिमिटेशंस हैं इस पे भी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। आगे अब हम चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमीडीज। अब ये चीज़ मैं अभी क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बिगिनिंग से ही समझाना चाहती हूँ। बोला मैंने क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमीडीज। रेमीडीज क्या होते हैं, नुस्खे होते हैं। अगर थोड़ा और ईज कर दूं तो जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, लाइक मेरे को भी अगर क्या हो जाएगा, फेस पे जैसे पिंपल हो रखे हैं, ठीक है, मेरे को थोड़े से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं ना, गर्ल्स आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर फेस कि यार पिंपल आ गया है, डार्क सर्कल्स हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेमेडी करते हैं। हम क्या करते हैं, टमेटो को रब करते हैं फेस पे, या फिर जो आपका पोटैटो होता है जो उसमें लिक्विड होता है ना स्टार्च, उससे डार्क सर्कल्स हट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रेमेडीज बोलते हैं, नुस्खे बोलते हैं। सो 6 फंडामेंटल राइट्स में से 5 हमारे राइट्स हैं जो दिए गए हैं। एक राइट है जो रेमेडीज हैं, जो आपको बताएंगे कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, उनको बता सकते हो, आप कैसे हेल्प ले सकते हो उनकी, खुद पे जो वायलेशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग जस्टिस लेने के लिए। Understood? Another point, Article 32 is consist of 5 writs. Now writs are type of remedies, or you can say type of nuske only. ठीक है, and these writs are really important. फेवरेट है एसएससी की, मतलब आप नहीं भूल सकते, चांस नहीं ले सकते इनको भूलने का। तो लेक्चर पूरा एंड तक देखिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट, हमने इसके बारे में ऑलरेडी ही थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। क्या था ये, कि हमारे पास पहले ना 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो 7th हमारा फंडामेंटल राइट था, ये था किसके रिगार्डिंग, राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये फंडामेंटल राइट था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, जब ये राइट था तो इसको हम आर्टिकल 31 में पढ़ते थे, आर्टिकल 19F में हम इसको पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ तक दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसको हटाया क्यों गया, इसको अमेंड क्यों किया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब पुराने टाइम के जब मैं बात करती हूँ तो करेंटली हमारे पास कोई भी लैंड है तो हम उस पर क्या करते हैं, बाउंड्रीज पे एक वॉल बनवा देते हैं जो एक तरीके से सिंबल देती हैं कि यार ये वाली जो लैंड है इस रिस्पेक्टेड बंदे की है, तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। बट पुराने टाइम में पता है क्या होता था, वो ना थ्रेड यूज़ करते थे, 2 डंडी पे ऐसे थ्रेड बांध दिए और उसको लैंड की बाउंड्री में लगा दिया। अब होता क्या था कि कोई भी चलता आया, उसने क्या करा, थोड़ा ऐसे धागा निकाला और ऐसे खिसका दिया। हुआ क्या, उसकी लैंड बड़ी हो गई, दूसरे की लैंड छोटी हो गई, है ना। एक दिन क्या, दूसरे दिन फिर गया आगे जाके वहां से भी डंडी निकाली और आगे जाके लगा दी। तो क्या हुआ कि एक बंदे की लैंड जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ती गई और दूसरे बंदे की जो लैंड है वो कॉन्टिन्यूसली कम होती गई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया कि देखिए, जो लैंड का मैटर है वो फंडामेंटल राइट तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो आपको जन्म होते ही अधिकार नहीं मिल सकता, वो एक लीगल राइट है, ठीक है, बिकॉज लैंड लेने में आप एक लीगल प्रोसेस के थ्रू क्या हो गए हो। उसी दिन से क्या कर दिया गया, इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाता है, अगर ये ईयर ना बहुत याद रखना, 1978 क्वेश्चन ना इस ईयर पे डेफिनेटली खेलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1978 से पहले, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसके आर्टिकल्स क्या थे, तो आप क्लियरली बोल देंगे आर्टिकल 31, आर्टिकल 19 का F क्लॉज। ओके, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1978 के बाद कौन से आर्टिकल में है ये राइट टू प्रॉपर्टी, तो बेझिझक होके बोल देना कि आर्टिकल 300 में है और पहले क्लॉज में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ ले किस अमेंडमेंट के तहत हमने इसको हटाया था, तो डू रिमेंबर 44th अमेंडमेंट एक्ट। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बिकॉज एसएससी के लिए अमेंडमेंट 42 एंड अमेंडमेंट 44 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42 क्यों, आप जब प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा कि उसमें हमने टर्म्स ऐड करी थी, दैट्स वाई हमारे लिए 42nd अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 44th अमेंडमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको यहाँ तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन आई एम सेइंग कि जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज़ उसको ना स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, एल्स इफ़ यू वांट तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका क्या ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपके पास वो रहेगा, आप उसको बाद में भी क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे पास आज के टाइम पे हैं। ठीक है, जो हमें आज के टाइम पे मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं है। अंडरस्टूड। चलो, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया हम बात करेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स की। यहाँ तक क्लियर है। अब उससे पहले ये तो पता कर लो कि हमें वो फंडामेंटल राइट्स दिए किसने हैं। ठीक है, तो देने वाली जो बात है वो किस में कही गई है, आर्टिकल 12 में कही गई है। अब आर्टिकल 12 क्या लिखा हो यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब आप सोचोगे स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गए, ये वाली स्टेट्स नहीं। अगर हम आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग जाते हैं तो स्टेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी अथॉरिटी हो गई, नाउ अथॉरिटी कैन बी इंडिया which means union, authority can be state which means state government, it can be local government as well, and it can be some small bodies as well। तो ये सारी ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं इन अ ब्रॉड वे। अंडरस्टूड। इन सम एस्पेक्ट्स जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप हिंदू पढ़ते होंगे या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें भी जो हमारे अदर कंट्रीज़ हैं
उनको एज अ स्टेट जो है इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट को लिमिट नहीं किया गया है. स्टेट इज अ रियली ब्रॉड वर्ड. अंडरस्टूड. चलिए, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो सारे ही क्या कहते हैं कि देखिए हम आपको इन 6 अधिकारों के लिए क्या कह रहे हैं, सज्ज मानते हैं और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम जो है हमेशा वहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, सज्ज रहेंगे. अंडरस्टूड. सो ये सारी बात किस में कही गई है, आर्टिकल 12 में कही गई है. अंडरस्टूड. प्लीज कंफ्यूज मत होना. आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी लास्ट ईयर में ही पूछा गया था. क्वेश्चन वाज डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ, एंड वहां पे 4 ऑप्शन थे. मैं आपको चारों ही बता देती हूँ. ए ऑप्शन जो दिया गया था वो था यूनियन. आई वुड नॉट से अ कंट्री. मैं जो एग्जैक्ट टर्म्स थी मैं आपको वही बता देती हूँ क्या है. तो एक था यहाँ पे यूनियन, बी क्या था, स्टेट, ठीक है, सी क्या है, लोकल अथॉरिटीज, एंड डी क्या है, दैट इज योर नन ऑफ द अबव, एंड ई आई वुड लाइक टू ऐड दैट इज योर ऑल ऑफ द अबव. सो एज पर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, स्टेट क्या है, एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है. यूनियन भी हमें कह रही है कि यस हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपके नॉट सामने, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, वेन एवर इट कम्स टू आवर फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट, स्टेट इज ऑल्सो देयर कि यस वी आर विद यू वेन एवर यू वॉन्ट अस, वी वेन एवर यू वॉन्ट स्टेट अथॉरिटी, स्टेट कोर्ट, ठीक है, ये जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, वी आर देयर, हम आपको जस्टिस दिलाने के लिए सज्ज हैं. सिमिलरली लोकल अथॉरिटीज भी यही जो है आपको कहती है, विच मीन्स क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता आपका, ऑल ऑफ द अबव. ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन ना किसी एक शिफ्ट में आपको पक्का पूछा जाएगा, बिकॉज एसएससी वर्क्स ऑन अ सर्टेन पैटर्न, राइट, एंड इट्स रियली इजी फॉर अस टू डिकोड दैट पैटर्न. अंडरस्टूड. सो प्लीज इसको आप याद रखिएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आर्टिकल 12 क्लियर है. whoever wants to write quickly write it down, else you can take a screenshot. Understood. Let's move forward now. चलिए, next we have article 13. now article 13 डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, ये चीज हमेशा याद रखना. why डायरेक्टली क्यों नहीं बोलता? आर्टिकल 13 talks about, just a second, let me take an eraser. Judicial review, right? अगर आप सब में से किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू एक पावर है सुप्रीम कोर्ट की, है ना. बस उसी पावर को हम इस आर्टिकल 13 में भी देखते हैं. ये चीज आप याद रखेंगे. नाउ आर्टिकल 13 क्या बोलते हैं, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पूरी स्लाइड्स में बहुत कंटेंट मिल जाएगा. मैं आपको ईज करके बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है. नाउ आर्टिकल 13 सेज अबाउट जुडिशियल रिव्यू. नाउ व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? देखो, आपको पता है डेली देयर इज अ न्यू जनरेशन जो आ रही है, ठीक है. हम पहले मिलेनियम्स थे, फिर जेन जी, फिर अब जेन अल्फा, एंड डेली अलग अलग हमें टैलेंट जो है देखने को मिल जाते हैं. यस, अब अगर मैं बात करती हूँ तो डेली ना देयर इज़ अ नीड, हमें ना एक नीड फील होती है कि हमारे पास कुछ नया फंडामेंटल राइट हो. देखो, नीड फील होने में कोई इशू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि देखो नीड फील होने में कोई इशू नहीं है, बट जो राइट आप मांग रहे हो अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो आपके दिए गए उस नीड को हम क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. अंडरस्टूड. और इजी भाषा सिर्फ एक लाइन में समझ लो कि कोई भी ऐसा
अगर हम बात करते हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास आती है कि इसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको पढ़ता है, अच्छा ये है, और कहता है कि ना ये जो है बाकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, इसको मैं नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता हूँ। अंडरस्टूड? ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 13 में कही गई है। So before directly jumping on to our actual 6 fundamental rights, आपने देखा कि हमें ये राइट्स दिए किस किसने हैं। हमें जस्टिस मांगने जाना पड़े तो किसके पास मांगने जाएंगे? ठीक है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में आता है? जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन जो भी सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, काइंडली स्टाफ मार्क दिस, सीपीओ में आर्टिकल 13 आता ही आता है, किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपको दिख जाएगा। अगर मैं पिछली बार की बात करती हूँ तो 2 शिफ्ट में पूछा गया था। सो यस, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीपीओ प्लीज डू मार्क इट एज अ स्टार। अंडरस्टूड? चलिए, let's move forward. Whosoever wants to take a screenshot, they can take. I'm not going to repeat again and again now. Next, now you know what is state. Understood? Now you know what is judicial review. Let's move forward to our actual fundamental rights जो मेरे पास हैं, जो आप सबके पास हैं, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे? राइट टू इक्वालिटी। अब बहुत इजी हो जाता है इसके आर्टिकल समझना। ऑल्दो इसमें 14 to 18 आर्टिकल्स आते हैं, हर किसी के एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है, बट हम क्या है इसको पहले इजी समझ लेते हैं। लिखा क्या है? राइट टू इक्वालिटी लिखा है। इट मीन्स सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ या फिर कोई भी XYZ सेलिब्रिटी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें एक ही लेवल पे देखेगा। अगर आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो दिस टाइप ऑफ इक्वालिटी कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? हमें इस राइट टू इक्वालिटी से रिफ्लेक्ट हो रही है। Understood? Now, right to equality is consist of some articles from 14, 15, 16, 17, 18. So these 5 articles किसके अंदर आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है। आप ना इसमें एक चेंज फील करोगे कि आर्टिकल 14 इज देयर एंड मैंने उनके आगे ब्रैकेट में यूके और यूएसए लिखा है। क्यों? वो भी मैं बता देती हूँ। ऑल्दो आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? हमने लिया है यूके से लिया है, ठीक है। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहाँ से? यूएसए से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि आपने अगर कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, अब वो क्राइम चाहे एक साधारण इंसान ने किया हो जिसकी मंथली सैलरी जो है 25,000 है, चाहे वो इंसान एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। ऑल्दो हम सब ने कुछ ऐसे केस विटनेस किए हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व थे, तो आपने देखा होगा कि इनको भी बुलाया गया था, इनकी भी कार्रवाई की गई थी। क्यों की गई थी? बिकॉज लॉ के सामने सब इक्वल है। अगर आप गलत हो तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, अगर आप नहीं हो गलत तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, राइट। सो ये वो कहता है कि हम क्या हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के पास आने से पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप सब हमारी नज़रों में क्या हैं, इक्वल हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको एक और चीज़ से देना चाहूँगी। आपने वो देखा होगा ना, न्याय की जो देवी होती हैं उनकी आंखों पे ऐसे पट्टी होती है और वो ऐसे तराजू लेके खड़ी होती हैं। उनकी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी गई है? इसीलिए तो बांधी गई कि आप देख ही ना पाओ ना कि सामने एक सेलिब्रिटी या इंसान है, ठीक है, आप उनकी गलतियों पे क्या दो, उनको पनिशमेंट दो। इसलिए ये चीज़ कहाँ से आती है? तो आर्टिकल 14 से आती है। ऑल्दो क्वेश्चन जो फॉर्म हुआ था वो इनके एक्सेप्शन से फॉर्म हुआ था एंड मैं इस पर तभी 2 स्टार जो है मार्क कर रही हूँ। There are some positions in our authority, इंडियन की जो अथॉरिटी होती है, जो एक हायरार्की पोजीशंस होती है उसमें, जैसे कि प्रेसिडेंट, MLAs, MPs, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सिविल मैटर में जब तक ये अपनी सीट पे बैठे हैं। पता है क्यों? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसान की,
बट वो इंसान ना एक रेप्यूटेटेड सीट पे बैठे ना। प्रेसिडेंट फॉर अस, अगर हम इंडियंस की बात कर ले तो वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। कितनी रिस्पेक्ट है उनके लिए हमारे दिल में, है ना। इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि जब तक वो इंसान उस सीट पे बैठा है तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिन बाद किस पे आएगी, उस इंडिविजुअल इंसान की सीट पे बात आएगी। यहाँ तक ये चीज़ याद रखना, स्टार मार्क इसीलिए किया है, यू विल फाइंड सेम स्टेटमेंट एज इन ऑप्शन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन बोल रहा है ना। व्हाट प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, है ना, टू स्टॉप। प्रोहिबिशन का मतलब है कुछ रोक रहा हूं। अब ये क्या रोकना चाह रहा है? देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रोकना चाह रहा है। अब यहाँ पे भी ना डिस्क्रिमिनेशन 5 शब्दों में बयां की गई है, और आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है एसएससी में कि आर्टिकल 15 में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं आता। सो याद रखेगा, हाईलाइट कर लो उसको वहीं पे। अब वो 5 चीजें क्या हैं देख लो। सबसे पहले रिलीजन, धर्म के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी, सबको रिस्पेक्ट जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको पता होगा सो इंडिया के अंदर 6 मेजर रिलीजन सारे ही रहते हैं। कौन कौन से 6 मेजर रिलीजन्स हैं? हिंदुइज्म, इस्लामिज्म हम बात करते हैं, सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी। अंडरस्टूड। तो 6 के 6 मेजर रिलीजन जो है वो भारत में बसते हैं, तो हम उनके धर्म पे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर दें यार? वही बात ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेस। नाउ व्हाट इज रेस? अब आप सोचोगे कि भागने वाली रेस, नो। रेस बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का ना फेशियल फीचर्स हो गया, या फिर हम बात करते हैं किसी की बॉडी को, स्ट्रक्चर को लेके। आप लोगों ने, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, बचपन में कभी ना कभी तो आपने किसी ना किसी को बुली किया होगा कि यार देखो वो ना, उसका मुंह देखो कितना पतला है, ठीक है, उसकी आंखें देखो कितनी शार्प है, ठीक है, वो कितना मोटू सा है। बोला है ना ये चीज, बट दिस इज नॉट अलाउड एज पर द आर्टिकल 15। सो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। थर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कास्ट। Although India is a land जिसमें हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में, एंड अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट हिस्ट्री में होगा और एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में ही हमें कास्ट सिस्टम के बारे में पता चल जाता है, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो एक सिविलाइजेशन थी, जो एक कम्युनिटी थी, उसको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। दैट वाज ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिया, वैश्यास एंड शूद्रास, राइट। बट वो एंशिएंट था। अब हम मॉडर्न इंडिया में हैं, हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में हैं। सो आर्टिकल 15 यही समझाना चाह रहा है कि एंशिएंट में जो हमने कहीं गलतियां की हैं, प्लीज़ आप उसको मत दोहराइए। किसी को भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट मत करो। क्यों करोगे? तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान, 1 नाक हैं, 2 पैर हैं, उनके पास भी तो वही है, राइट। So Article 15 says, do not discriminate on the basis of religion, on the basis of race, on the basis of caste. Understood? 2 are left now. Next is sex. Now what is sex? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो बेसिकली मेल, फीमेल, इंग्लिश में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फेमाइन एंड मस्कुलिन आर द एक्चुअल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई लड़का है या लड़की है तो उसके बेसिस पे भी आप भेदभाव मत करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ ये चीज़ तो मैंने खुद भी पर्सनली देखी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे आपका जन्म जो है वो तो गाँव में हुआ है, ठीक है, तो आप तो ऐसे ही पले बड़े होंगे। अरे क्या बात हो गई? इंडिया पहले अगर हम देखें ना तो एक तरीके से मैक्सिमम पोर्शन गांव ही था। हाँ, हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, आई एम नॉट, बट अगर आप धीरे धीरे आगे टाइम देखोगे तो कितनी ज़्यादा कम्युनिटी रूरल में ही तो थी। क्या पता जो ऐसा किसी को बोल रहा है उसके खुद भी रूट्स कहीं ना कहीं किसी रूरल एरिया से आते हों। अंडरस्टूड? सो याद रखिएगा आर्टिकल 15 सेज, इट्स इजी टू रिमेंबर,
लुक इट्स रियली इजी। 15 कह रहा है ना, 15 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है ना, तो 5 बातें ही हाईलाइट करके जा रहा है। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब कुछ इसके भी एक्सेप्शंस हैं। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर एसएससी एग्जाम। ठीक है, सो कुछ देखो स्पेशल प्रोविजंस वुमेन्स को दिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, भी अमेंडमेंट भी हुआ था जिसमें फीमेल्स को सीट जो है रिजर्व की गई थी। उसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए है, कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने क्या दिया है, इनको एक्सेप्शंस दिए हैं। अंडरस्टूड कि चलो इनके लिए थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हम दे सकते हैं। ठीक है, इनको थोड़े बहुत ना प्रिविलेज दिए गए हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन इज देयर, स्टिल इट्स देयर। अभी मैं आगे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी रिजर्वेशन के बेसिस पे, बिकॉज वेन एवर इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, सो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आस्क कि मैम डिस्क्रिमिनेट तो देखो होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट होता है कि रिजर्वेशंस बनाई हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर एंड उनकी कट ऑफ्स कम होती हैं। ऑल दो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो होती हैं। ठीक है, बट उसकी ना नीड थी। जब ये संविधान बन रहा था, जिन लोगों ने ये संविधान लिखा है उन्होंने अच्छी तरह सिचुएशंस को स्टडी करके लिखा है, राइट? तो उस टाइम पे उन्हें इन रिजर्वेशंस की नीड दिखी और उन्होंने ये रिजर्वेशंस जो है ऐड करी। ऑल दो अगर आप संविधान के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो दैट द क्लॉज ऑफ रिजर्वेशन वाज देयर फॉर ओनली 12 ईयर्स। ओके, टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो 12 साल के लिए ही था, बट येस आज भी हम जो हैं उसको कंटिन्यू में रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द नीड्स, की नीड्स अभी भी हैं उन चीज़ों की। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इट्स आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 का एक एग्जाम्पल या फिर एक एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस स्लाइड्स पे ही आपको दे चुकी हूँ। क्या लिखी गई है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी मेरे पास, आप सबके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती हैं। ओके ग्रेट, नाउ अब जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि मैम यहाँ पे अभी भी रिजर्वेशन है, ठीक है, एंड कट ऑफ जो हैं वो डिफरेंट आती हैं, सो फॉर दो स्टूडेंट्स मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड्स। ठीक है, कि नीड क्या है उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसकी। इफ़ उनकी नीड है कि रिजर्वेशन चाहिए, तो देखिए संविधान बहुत ही पढ़े लिखे लोगों ने लिखा था, तो यस नीड के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें रखी गई थी। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑल्दो मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन भी की है। नेक्स्ट आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? छुआछूत, अगर आपने कभी गलती से कोई ऐसा टर्म सुन लिया होगा, सो अगेन इट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टेक्स अस टू आर एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। ठीक है ना, अब एज पर दिस आर्टिकल एंशिएंट की एक बात कही गई थी, जो ये क्लासेस डिवाइडेड थी हमारी, दैट इज ब्राह्मण्स, दैट इज क्षत्रियास। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ वैश्य शूद्रास, तो जो इसमें लोअर कैटेगरी थी दैट वाज शूद्रास। ठीक है, तो उनको ना ब्राह्मण्स और क्षत्रियास अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे, उनको बहुत गंदा ट्रीट करते थे, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, बोलते थे कि अगर उनसे टच भी हो गए तो वो अशुद्ध हो गए। दे यूज्ड टू बिहेव लाइक दिस। इवन कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स आर देयर जो बहुत सारी स्टोरीज आपको बताती है, उसमें ये तक लिखा गया कि अगर गलती से देयर इज अ शूद्रा, वो वहाँ पे अपना काम कर रहा है, ब्राह्मण इज वॉकिंग और उसका पैर तक टच हो गया ना, तो ही यूज्ड टू बिहेव कि ये क्या हो गया, एंड यूज्ड टू टेक बाथ फ्रॉम गंगा जल, ही यूज्ड टू प्रे सॉरी गलती होगी। सो ये वहाँ से चीज़ें डेवलप हुई थी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ठीक है, पास्ट में जो हमने गलतियां की ज़रूरी नहीं है, हम उसको फ्यूचर में भी क्या है आगे दोहराएंगे। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं आर्टिकल 18। नाउ दिस इज माय फेवरेट आर्टिकल। व्हाई इट्स माय फेवरेट आर्टिकल? बिकॉज जब भी मैं ये आर्टिकल पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे एक याद आ जाता है, वो फेसबुक पे था ना, एंजल प्रिया, है ना, आप सबको याद होगा, एंजल प्रिया करके कुछ बनता था। ठीक है, सो यस, सो आर्टिकल 18
सेज कि देखिए नो वन इज अलाउड टू हैव एनी टाइटल, चाहे वो एंजल प्रिया हो, चाहे वो पापा की परी हो, चाहे वो माँ का मगरमच्छ हो, ठीक है, कोई भी टाइटल आप नहीं रख सकते ना। ये तो हो गया फन वे टू रिमेंबर। एक्चुअल्स महाराजा, राजा टाइटल्स आप नहीं यूज कर सकते। यस, देयर इज अ एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो याद रखना। जो पीएचडी करते हैं उन्होंने सालों की मेहनत लगाई है, दैट्स व्हाई दे आर एलिजिबल टू हैव डॉक्टर अपने नाम के आगे। मिलिट्री, अब उन्होंने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग ली है तो यस, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो यूज कर सकते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कोई भी टाइटल। अंडरस्टूड। इंजीनियर्स जो हैं, अगर आप में से किसी ने इंजीनियरिंग की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि आप अपने नाम के आगे ER लगा, ENGG लगा सकते हो, इंजीनियर्स, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइटल। अंडरस्टूड। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और आपको खुली छूट दे दी कि चलो जो करना है करो। ठीक है, अब सारे घर पे गए, चलो यार छूट तो मिल ही गई है, कर लेते हैं कुछ। देख तो लो कौन कौन सी छूट है। पहली छूट अगर आप देखोगे, सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ईच ऑफ अस इज फ्री टू स्पीक एनीथिंग। आई एम स्पीकिंग फ्रीली, नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट मी, है ना। आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ वॉट एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, दैट इज माई फंडामेंटल राइट। बट अगेन देर इज अ लिमिटेशन। आई एम नॉट abusing anyone, I am not hurting anyone, I am not hurting anyone's emotions, I am not making them cry, I am not making them feel that they are nothing. Getting my point? Understood? So Article 19 is something that, ठीक है, कि आपको अधिकार है, but yes there is going to be some restrictions as well. नेक्स्ट वी हैव असेंबली। नो व्हाट इज असेंबली? आप लोगों को पता होगा कि अब आप पढ़ पुढ़ के अपने दोस्तों से मिलने जाओगे तो आप सारे ऐसे ग्रुप में बना के खड़े होते हो। ठीक है, जब आप ग्रुप में खड़े होते हो कोई आपको आके ऐसा तो नहीं बोलता कि चलो यहाँ से निकलो, नहीं बोल सकता, बिकॉज यू हैव दैट राइट कि आप असेंबल कर सकते हो। बट अगेन देयर इज अ हिडन क्लॉज, until or unless you're not creating any kind of violation, until or unless तुम लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ने ना लग जाओ, तब तक you can easily assemble. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एसोसिएशन। यस, you all are free to get associated with anyone, there is no restriction in it. next we have movement. मूवमेंट हो गया, रेजिडेंट हो गया, सो इसको ऐसे समझो, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम सम अदर स्टेट बट currently I'm living in some other state, so that is my fundamental right. ठीक है, I have that fundamental right that I can move from one place to another place. ठीक है, एंड मेरे पास इसी का राइट है कि मैं वो जो जहाँ पे मूव हुई हूँ वहाँ पे आई कैन रिजाइड एज वेल. सो दिस इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर योर आर्टिकल 19. Now, next we have profession. So we can opt any profession. If you want to be a teacher, be a teacher. If you want to be an IAS officer, be an IAS officer, right? So you can opt any kind of profession, whatever you want. There is no restrictions. ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं. मैं ऑलरेडी देखो साथ के साथ मेंशन कर रही हूँ दैट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल. आपको 100% फ्रीडम नहीं दी गई है. आप लोगों ने प्रीएम्बल ध्यान से पढ़ा होगा. सो आई एम डेफिनेटली श्योर यू हैव स्टडीड अ टर्म दैट इज लिबर्टी. सो फ्रीडम एंड लिबर्टी आर द टर्म जिस पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. फ्रीडम का मतलब होता है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जाओ कर लो. लिबर्टी का मतलब होता है यू आर फ्री टू डू सम थिंग्स बट हैविंग सम रिस्ट्रिक्शंस. अंडरस्टूड? ओके, प्रीएम्बल में ही ये चीज कह दी गई थी. चलो आगे चलते हैं. चलिए, राइट टू फ्रीडम हमने शुरू किया. उसके अंदर आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आर्टिकल्स होते हैं जिसमें से 19 हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं. आगे आ जाते हैं आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 समथिंग जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कहते हैं मैम हमें नहीं समझ आया यार क्या था ये, कुछ समझ नहीं आया. बहुत आसानी से दो लाइनों में समझ लो. पहली बात, आप तभी अरेस्ट हो सकते हो आपने कोई क्राइम किया हो और उस क्राइम के रिगार्डिंग पुलिस के पास एक वारंट हो.
अनटिल और अनलेस पुलिस के पास वो वारंट नहीं है, आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट जो इसमें बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कहूंगी, सो नेक्स्ट कहा जाता है इफ देयर इज अ पर्सन, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, सेम क्राइम को रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, तो जो उसको पनिशमेंट मिलेगी वो भी अलग अलग पनिशमेंट होगी। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। मान लो कि एक क्या है, हमारे पास चोर है, ठीक है। अब पहले इस चोर ने क्या किया, एक शॉप से टॉफी चुरा ली, ठीक है। अब शॉपकीपर ने पुलिस वाले को दे दिया कि भाई इसने ना टॉफी चुराई थी, ठीक है। पुलिस वाला कहेगा तुमने टॉफी चुराई थी, उसने कहा हाँ चुराई तो थी, ला 500 रुपये ला। तो आपने देखा कि इस चोरी का इसने क्या दे दिया, फाइन दे दिया, दैट वाज ₹500। वापस से इस चोर ने क्या करी, चोरी करी, और अब इसने क्या चुरा लिया, वहां से आटा चुरा लिया। अब वापस से पुलिस के पास ले गए इसको कि भाई इसने आटा चुराया। उसने कहा तूने आटा चुराया, उसने कहा हाँ चुराया आटा। तो उसने कहा अब तू क्या करेगा, जेल जाएगा। तो आपने यहां क्या देखा कि सेम टाइप ऑफ क्राइम है ना, दैट इज चोरी, राइट, बट पनिशमेंट्स आर डिफरेंट। एक बार फाइन दिया और दूसरी बार उसको जेल में डाल दिया। सो ये सारी चीजें जो है कौन बोलता है, आपका आर्टिकल 20। नाउ द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 20 इज रियली कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो इजी वे में दिस इज योर आर्टिकल। नाउ आर्टिकल 21 क्या है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहली बात तो प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो। आर्टिकल 21 कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो, बहुत बार पूछा गया है। एंड ये कैसा है ना, पहले मैंने बोला होगा कि किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, दिस इज आर्टिकल जो एवरी शिफ्ट में आता है। ये तो एक क्वेश्चन तुम अपने ऐसे ना 100% वो कर सकते हो ना। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है भाई। कहां से लिया है, याद रखना, ये हमने जापान से लिया है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 स्टैंड्स फॉर राइट टू लाइफ। एक चीज और याद रखना, इसी के साथ हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 21A। नाउ 21A किसके रिगार्डिंग है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये चीज याद रखना दैट आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एंड 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। दिस इज आर्टिकल जिसपे मैं अगर मतलब 100 स्टार भी अगर मैं 100 स्टार भी जो है इस पे मार्क कर दूंगी, सो वो कहीं ना कहीं कम रहेगा। तभी आपने ना कुछ केस सुना होगा कि यार देयर इज अ पर्सन हु ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड बट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको जेल हो गई। आज के टाइम पे तो जेल नहीं करते हैं, आज के टाइम पे तो उनको प्रॉपर एक काउंसलिंग दी जाती है, बिकॉज माना जाता है दैट XYZ पर्सन इज ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड कि उसने इतना जो है क्रूअल स्टेप जो है वो उठाया था, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ दिस इज योर राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 21 है, वो मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ, ठीक है। दिस इज राइट टू एजुकेशन, वो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। का कौन सी एज से कौन सी एज तक है, ये भी याद कर लो कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों जो हैं उनको राइट टू एजुकेशन अधिकार है। अब आप कहोगे अधिकार तो हमें भी है, हम भी तो पढ़ रहे हैं, बट एज क्यों मेंशन की गई है, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 ईयर्स तक के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है, ठीक है। सो 14 साल तक की तो एजुकेशन सरकार फ्री देती है। अगेन पूछ लिया जाए कौन से अमेंडमेंट के तहत आया है, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया है इन 2002, ठीक है। चलिए आर्टिकल 22 आ जाएंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेम बात हो जाती है, प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट योर अरेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, वही सेम चीज, आपने कोई गलती की है, अनटिल और अनलेस जो भी पुलिस रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स है उनके पास रिपोर्टेड FIR नहीं है, उस FIR के ऊपर उनके पास कोई भी वारंट नहीं है, दे कांट अरेस्ट यू, ओके, अंडरस्टूड। इस चीज को ना दिमाग में डाल लो, समझ लो। व्हाई आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन दीज आर्टिकल्स,
दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव थर्ड फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नाउ पता नहीं बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम राइट एक्सप्लॉयटेशन. अरे एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार क्यों देगा कोई? इट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. 2 आर्टिकल्स में समअप कर दिया है. पहला आर्टिकल बोलता है कि चाइल्ड लेबर करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाना इज नॉट अलाउड. ठीक है, अब ये मत कहना कि घर में जो मम्मा बोलती थी कि जा बेटा पानी लिया, जा बेटा वो प्लेट लिया, दैट इज नॉट चाइल्ड लेबर, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो आर्टिकल 23 समवेयर इंडिकेट करता है हमें कि देखिए कि आप जो हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर जो है नहीं कर सकते, दैट इज प्रोहिबिटेड, दैट इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. दिस इज इन योर आर्टिकल 23. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 24. नाउ आर्टिकल 24 भी यही कहता है कि 14 साल से छोटा बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता. अब जितने भी लोग हैं ना जिनका दिमाग दौड़ रहा है कि अरे 14 साल के बाद हम काम कर सकते थे, हाँ कर सकते थे बट पढ़ाई कर लो अभी तुम अच्छे से. ठीक है ना, सो ये वही बात है, 14 साल से छोटा बच्चा काम नहीं कर सकता है. अंडरस्टूड. चलिए इजी है. आई गेस दिस आर्टिकल वॉज द इजीएस्ट आर्टिकल आई एम एक्सपेक्टिंग. बहुत इजी आर्टिकल था ये तो. Next we have right to freedom of religion from article 25 to 28. Now this is again the easiest article according to me. Why so it's easy? Because अगर मैं बात करती हूँ तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, बस आपको आर्टिकल्स को नंबर देना है. 25 की बात कर लेते हैं. तो 25 ये कहता है कि देखिए यू आर फ्री. किस चीज के लिए फ्री है? इफ यू वांट टू अडॉप्ट योर रिलीजन एज योर प्रोफेशन यू कैन अडॉप्ट योर रिलीजन एज अ प्रोफेशन, डजंट मैटर, इट्स योर चॉइस. ठीक है, आगे 26 कहता है इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू मैनेज योर रिलीजन. ठीक है, आपको अपना धर्म पूजा करके मनाना है, मना सकते हो. आपको अपना धर्म जो है सुबह सुबह मंदिर जाना है, जा सकते हो. whatever makes you feel comfortable related to your religion you can do that. ठीक है ना. चलो आगे आ जाते हैं. सेम आर्टिकल. नाउ आर्टिकल 27 हमें क्या बोलता है कि देखिए एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगी यू आर नॉट, आपके ना कोई भी कंपल्शन नहीं है, आपको ना कोई भी ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि भाई देख तुझे तो धर्म के नाम पे पैसा देना पड़ेगा. नहीं, आपकी इच्छा है, जितना देना चाहते हो उतना दे सकते हो. तभी आप देखेंगे ना रामलीला होती है, हमारे यहाँ रामलीला होती है, हमारे यहाँ जगराता होता है, तो हमारी जितनी श्रद्धा है हम उतना कंट्रीब्यूट करता है. कोई अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम करता है, बट वो सारी चीज़ें अलाउड है बिकॉज इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू मैनेज योर रिलीजन. Another point, there is no compulsion that you have to pay this much amount. No, you can give जितना मर्जी आपको देना है. ठीक है. नेक्स्ट, आपके ऊपर कोई भी धर्म के रिगार्डिंग टैक्स नहीं लगाया जाएगा. अब ये ना नो टैक्स वर्ड क्यों आया है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है. अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सो मेडिवल हिस्ट्री में ना हम जजिया के बारे में पढ़ते हैं. इसको जजिया जिजिया भी बोला गया है. ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज से वो प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग अलग हो जाती है, तो जजिया जिजिया दोनों बोलते हैं. तो वो एक तरीके का टैक्स था. इट वॉज अ पिलग्रिमेज टैक्स बेसिकली, जिसमें ये कहा गया था कि देखिए इफ़ यू आर फॉलोइंग हिंदुइज्म और एनी अदर रिलीजन अपार्ट फ्रॉम इस्लामिज्म देन यू हैव टू पे टैक्स. अंडरस्टूड. सो वही बातें हमारे इतिहास में जितने भी हम सारे हमारे इंसिस्टर्स ने जो विटनेस किया वो सारी मिस्टेक्स को यहाँ पे एक तरीके से ओवरकम किया गया. ठीक है ना. आगे चलते हैं. आर्टिकल 28 क्या है ना. आर्टिकल 28 है इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू अटेंड एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. और अगर हम बात करते हैं, इजी में समझा देती हूँ ना, ज़्यादा हो जाएगा. चाहो तो जगराते में जाओ, चाहो तो भंडारे में जाओ, चाहो तो सत्संग में जाओ या फिर मत जाओ, दैट इज अप टू यू. ये कौन बोलता है? आर्टिकल 28 बोलता है. ठीक है ना. आपके ऊपर है, अटेंड करना है करो, नहीं करना मत करो. इट्स अप टू यू. यू नीड नॉट टू टेक दैट मच स्ट्रेस कि यार मुझे तो जाना ही पड़ेगा. नहीं, आपकी मर्जी है, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ. ठीक है ना. चलो अब हम आगे चलते हैं. मेरे चलो का मतलब ये नहीं कि तुम चले जाओ, चलो मतलब आगे चलो. Next, we have fifth right, that is our cultural and educational right. Now यहाँ पे
80%, I'm expecting 80% of students are going to be there कि मैम educational right was in 21A, है ना? So why we are studying educational and cultural right as an individual right? पहला कुछ सोचेंगे, if there was a fundamental right then why there was a need of another article? ठीक है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा आर्टिकल्स देख लो आप. आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 दोनों में सिर्फ एक वर्ड में हाईलाइट करूंगी, दैट इज दिस. सो समवेयर बोथ द आर्टिकल्स आर फोकसिंग ऑन द माइनॉरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एवरीवन इज इक्वल. सो जस्ट वो इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ब्रीच करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने क्या देखा कि 21A इज देयर विच इज कॉमन फॉर एवरीवन. ठीक है, विच इज कॉमन फॉर देम एज वेल. नाउ सो आर्टिकल 29 क्या कहता है, दैट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज कल्चर, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज लैंग्वेज, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज स्क्रिप्ट. अब इसमें मैं पता किसकी याद करूंगी, एक ना ट्राइब है इरूला ट्राइब. अगर आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट लिया होगा इस टॉपिक में तो आई एम डैम श्योर पढ़ा होगा इसके बारे में. इरूला ट्राइब के जो रूट्स जाते हैं वो एंशिएंट से जाते हैं. सो इरूला ट्राइब इज वेरी मच फेमस, सदर्न ट्राइब है, सदर्न इंडिया की ट्राइब है. व्हाई इट्स दैट मच फेमस, बिकॉज यहाँ की जो फीमेल्स हैं उन्होंने ना पेड़ पत्तों से, जो आसपास के जंगल के पेड़ पत्ते हैं वहाँ से मोर देन 300 डिजीजेस की मेडिसिन बना ली है. ठीक है, एंड वो प्रॉपर एक स्क्रिप्ट में है, राइट. एंड देर वेरी लाइक बहुत कम है काउंट में, बहुत खुद को प्रिजर्व करके रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा. सो ऐसी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की गई है. ठीक है ना, माइनॉरिटीज़ यानी काउंट में जो थोड़े से कम है उन लोगों की. नाउ आर्टिकल 30 वही बात है कि इफ दे वांट टू इस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस हो गया, नॉट ऑफिसर, ऑफिस, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गया, तो यस वी ऑल आर गोइंग टू हेल्प देम बिकॉज दे आर एट द माइनॉरिटीज एंड वी वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं. नाउ नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नाउ दिस इज अ इंडिविजुअल राइट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. व्हाई? बिकॉज ये खुद में बाकी 5 राइट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई नो आप अभी तक थोड़े से थक गए होगे कि बस मैम हो गया हमारा, हमें जाने दो. तो आई गेट योर पॉइंट, इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, टिल देन डू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैंने आपको पढ़ाया है. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हाइड्रेटेड एंड प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना. ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.